एकेडमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों मैं आज आप लोगों को संविधान का अपना छठा वीडियो टॉप 100 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों आज कंपटीशन बहुत है, आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, आप अपना मन ध्यान लगा के पढ़िए। आप जितना भी प्रश्न कराया जाता है आप वीडियो को देखिए और उन प्रश्नों की एक श्रृंखला, उनका एक नोट्स बनाइए। आप उन नोट्सों को रिवाइज करते रहिए। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखते रहिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है टॉप 100 प्रश्नों के 5 वीडियो दे चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो यह संसद के पास है। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में किया गया है। जो इसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कितनी की जाएगी, इसका अधिकार जो है संसद को दिया गया है। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, उसे संविधान की आत्मा कहा है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा बाल विवाह से। शारदा एक्ट जो है ये 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर होगा केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो आता है उसको हम देखेंगे। मान लो डिस्प्यूट हो गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो जाता है उसका निपटारा भी कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उत्तर होगा संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति हटाएगा उसको। मीन्स जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया जाता है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में उसके लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लाने से पहले उसे 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 42वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय में आया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद जो है जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार में जो प्रधानमंत्री बने वो मोरारजी देसाई बने। अब मोरारजी देसाई के समय में जो है 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ और ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था उसे पुनः घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। CCEA क्या है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना? तो उत्तर होगा अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है, हम इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? तो उत्तर होगा एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। अब योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो PM होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा KC नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो उत्तर होगा राजमन्नार समिति। दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए, ध्यान से देखिए वीडियो को।
संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो उत्तर होगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। प्रश्न नंबर 516, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो उत्तर होगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट हम देखेंगे 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो उत्तर होगा 14 भाषाओं को। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट हम देखेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर होगा 1976 में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो उत्तर होगा 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम सरकार में ये पीएम नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्यक्ष बने थे, उसके बाद जो संविधान सभा की बैठक होती है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक होती है तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, लेकिन पुनः इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है तो अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में? उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो उत्तर होगा दोनों का समन्वय, इसे हम मिश्रित रूप कह सकते हैं। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 94 के तहत। नेक्स्ट हम देखेंगे तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? तारांकित प्रश्न वह होता है जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित, और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर तारांकित के मौखिक और अतारांकित के लिखित दिए जाते हैं। क्योंकि जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा, तो जो मंत्री होता है, संबंधित मंत्री होता है, वो सदन में तुरंत इसका उत्तर देता है, और तुरंत उत्तर देने का मतलब है वह मौखिक रूप से उत्तर देता है। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न होता है, यह अतारांकित प्रश्न जब किसी सदस्य के द्वारा पूछा जाता है तो उससे संबंधित मंत्री जो होता है, मीन्स जिस प्रकार का क्वेश्चन होगा, जिस विभाग से क्वेश्चन संबंध होगा, उस विभाग से संबंधित जो मंत्री होगा उसका उत्तर जो है वह लिखित रूप में प्रेषित करेगा। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। और वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम देखेंगे पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति की अनुशंसा। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहली बार जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है ये विपक्ष के द्वारा या विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है संबंधित सरकार के रूप में। मीन्स जब उससे संबंध जो सरकार वर्तमान में चल रही होती है, यदि उस पर उसके बहुमत का विश्वास नहीं रह जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तब लोकसभा जो है, जो सरकार वर्तमान में चल रही होती है, उसे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलती है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? उत्तर होगा लोकसभा में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? क्योंकि लोकसभा जो होती है ये निम्न सदन होती है, और निम्न सदन जो होते हैं इसे हम जनता का सदन भी बोलते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे
सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा गया है? तो उत्तर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट होता है ये राष्ट्रपति को सौंपता है, प्रेसिडेंट को। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो उत्तर होगा हेबियस कार्पस। ये हेबियस कार्पस की रीट जो है उच्चतम न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायालय प्रतिषेध प्रोहिबिशन रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। मीन्स यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी भी मुकदमे की सुनवाई कर ली है या कोई किसी भी उसका अधिकार का प्रयोग कर लिया है, तो जो उच्चतम न्यायालय होता है या उच्च न्यायालय होता है तब ये न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करता है और उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से कार्य करने से रोकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो उत्तर होगा 1978 में। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो उत्तर होगा शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो उत्तर होगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और सेंट्रल में कौन होता है? तो सेंट्रल में होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो उत्तर होगा मंत्री परिषद। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जाते हैं? तो उत्तर होगा न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न नंबर 542 विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो उत्तर होगा सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट होगा संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो उत्तर होगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। ये प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है या हमें संविधान में कितने प्रकार का न्याय मिलता है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? तो उत्तर होगा भारत की जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो उत्तर होगा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ये मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संविधान जो उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो उत्तर होगा 6। इसमें से संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जब इसे हटाया गया तो इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। अनुच्छेद 300 का में जोड़ करके ये विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 38 में। और अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। 44 में जो है कॉमन सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। 50 में जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। ये सभी अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को याद रखिए। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो उत्तर होगा ब्रिटिश सम्राट का। नेक्स्ट हम देखेंगे
भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो उत्तर होगा संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता द्वारा। अब संविधान सभा में जो प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे ये 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किया गया था, एक कैंडिडेट। भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर का 1957 में। लेकिन अब इसे जो जम्मू कश्मीर को पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। तो इसे अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था, तो अनुच्छेद 370 का क्या कर दिया गया? उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जहां पृथक संविधान है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। अब इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसे 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया है लद्दाख। नेक्स्ट हम देखेंगे, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो उत्तर होगा संसद का कोई भी सदन ये पहल कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग आएगा ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है, ये याद रखिए आप लोग। अनुच्छेद 72 जो है ये क्षमादान से संबंधित है। मीन्स राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सजा का न्यूनीकरण कर सकता है, क्षमा कर सकता है, परिहार कर सकता है, कठोर दंड को सरल दंड में बदल सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? तो जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। लेकिन ये अध्यादेश जारी करने के बाद 6 महीने के अंदर उस अध्यादेश पर कानून बनाना विधानसभा के द्वारा अनिवार्य होता है। लेकिन यदि विधानसभा कानून नहीं बनाती है तो 6 महीने के बाद जो अध्यादेश आया होता है वो अपने आप निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो उत्तर होगा ऋणों पर ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि, उत्तर होगा, उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। मीन्स कोई भी सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे देता है तो उसके इस निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा कब कर सकते हैं? उत्तर होगा जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो। इसके बाद आप याद रखिए अनुच्छेद 356 को, इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अगला याद रखिए अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को सिर्फ 60 क्वेश्चन कराए हैं। मैं आप लोगों को पुनः कल ये 100 क्वेश्चन करा दूंगा यदि आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते हैं। आप लोगों के द्वारा दिया गया यह प्यार हमें मोटिवेशन के रूप में प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं आपकी बेहतर तैयारी हो तो आप अच्छे से वीडियो को पढ़िए, रिवाइज करिए, बार बार वीडियो को देखिए। इससे संबंधित जितने भी वीडियो हैं लगभग 1100 प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। और जो भी सजेशन हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।